सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू आवर सवरिया क्लासेस। आप लोगों को जैसे पता होगा हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट का। अगर सेमेस्टर 6 का बात करें कोई भी एसबीटी या झारखंड यूनिवर्सिटी का, तो सेमेस्टर 6 में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट। हम लोग उसको डील कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 में हम लोग डील किए पीडब्ल्यूडी के बारे में, चैप्टर नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जाने। आज चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जनरली जानेंगे टेंडर क्या होता है और टेंडर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स क्या क्या अराइज हो सकते हैं उसको जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला आता है कि टेंडर होता क्या है। टेंडर होता क्या? अ फॉर्मल structured invitation, that means न्योता, invitation issued by an organization to potential suppliers, contractors or service providers to submit offer or bids for a specific project, the supply of goods or the provision of services। देखो एकदम फ्रेश माइंड से समझेंगे क्या होता है टेंडर। देखो जैसे मान लो कोई भी एक रोड बनने वाला है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, रोड बनाने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड लाइन में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौन हो गया, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और वो क्या कर रहा है, रोड बनाने वाला है। तो भैया वो अपना इंजीनियर्स को तो उतारेगा नहीं रोड बनाने के लिए, वो मार्केट से किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा और कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दे देगा। कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट का काम करवाएगा, रोड बना के सौंप देगा पीडब्ल्यूडी को। तो देखो जैसे कि हम लोग शादी में कार्ड्स बांटते हैं लोग को इनवाइट करने के लिए, वैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग पीडब्ल्यूडी लेट किए हैं, पीडब्ल्यूडी क्या करेगा, एक इनविटेशन लेटर बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करने के लिए कि भैया आप लोग आइए, देखिए ये वाला प्रोजेक्ट है, आप कितने रेट में बना के दीजिएगा, हमको इतना रेट में चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप आइए बातचीत करिए। तो ऐसे इनविटेशन को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है, सप्लायर्स को दिया जाता है, वैसे इन्विटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडर। तो एक फॉर्मल इन्विटेशन है जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया जाता है कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टेंडर। नेसेसिटी ऑफ टेंडर, टेंडर क्यों, वाई टेंडर, इसका क्या दरकार पड़ा, नेसेसिटी क्या पड़ा टेंडर का। सबसे पहले कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब देखो जब टेंडर हम निकाले तो 10 गो कॉन्ट्रैक्टर अपना अपना एस्टिमेटेड अमाउंट बताया, या हम जो एस्टिमेटेड अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसके ऊपर नीचे कुछ वैल्यूज़ बताया। तो इससे क्या होगा, जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में जो हमको रेट देगा हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो ऑल ओवर प्रोजेक्ट होगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनेगा। यानी कि एक सिंपल वर्ड में बोले तो हम उस प्रोजेक्ट में ठगाएंगे नहीं। आई विल बी द, डेट मीन्स हम उसका बेस्ट पाएंगे कॉन्ट्रैक्टर से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सेकंड पॉइंट आता है इंश्योरिंग फेयरनेस। अब देखो जब टेंडर निकलता है, जब सब कुछ पेपर वर्क में हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी डिसट्रांसपेरेंसी नहीं होता। यानी कि सब कुछ फेयर वे में होता है। भैया आपका इतना एस्टिमेट है, इतना रुपया में बनेगा, ये मटेरियल यूज़ होगा, सारा चीज़ रिटर्न वे में होता है। तो इससे क्या होता है, झूठ सच बोलने का चांस या एनी चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स ज़ीरो हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इंश्योरिंग फेयरनेस। थर्ड हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि बात की सब कुछ रिटर्न मैनर में होगा कि भैया आपका हम इतना अमाउंट में काम करेंगे, हम आपका इतना टाइम पीरियड में काम करेंगे। तो जब ये सब चीज़ इंश्योर हो जाता है तो क्या होता है, पारदर्शिता जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, हम भी जान रहे इतना अमाउंट में होगा, कॉन्ट्रैक्टर भी जान रहा है इतना अमाउंट में होगा, प्लस मेरा होल डिपार्टमेंट जान रहा है कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है इतना अमाउंट में कंप्लीट होगा। डेट मीन्स थर्ड नेसेसिटी क्या है टेंडर का, कि ट्रांसपेरेंसी, सबको सब चीज़ एकदम क्लियर वे में दिखे। फोर्थ आता क्वालिटी एंड एक्सपर्टाइज। अब देखो हम जैसा कि बोले कि मान लो टेंडर निकला तो 10 कॉन्ट्रैक्टर आएगा, 10 कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को फिल करेगा। तो क्या होगा, जो ओनर है उसको ऑप्शंस मिलेगा और वो सेलेक्ट करेगा कि कौन कितना। मान लो कि कोई एक नया कॉन्ट्रैक्टर उतरा है, उसको 6 महीना हुआ, कोई आइडिया ही नहीं है, 1 साल हुआ, उसको कोई आइडिया ही नहीं है फील्ड का। और एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 15 ईयर से सर्व कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसको ज़्यादा नॉलेज होगा, जो 15 ईयर से सर्व कर रहा है। तो एक तो हमको एक्सपीरियंस वाइज बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, प्लस वहाँ पे क्वालिटी का भी एश्योरेंस होगा।
तो नेसेसिटी ऑफ टेंडर का बात करें तो उसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, क्वालिटी एंड एक्सपर्टाइज। फिफ्थ है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉल बिजनेस। अब देखो, मान लो कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो निकल रहा है करोड़ रुपीज़ का, वो तो ठीक है। मान लो कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट निकला, एक ड्रेनेज, कोई नाली बनाने का प्रोजेक्ट है, या फिर कोई छोटा सा एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, जब टेंडर निकलेगा then the small businesses or small contractors will get the fair opportunity to enter into the tender। यानी कि वो लोग को एक अवसर मिलेगा। मान लो कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसा भी है जिसका सीमाई 3 लाख का है, 4 लाख का है। अब क्या होगा, मान लो ऐसे ही निकला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निकला, कोई भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया। लेकिन जब टेंडर निकलता है तो क्या होता है, अगर मान लो प्रोजेक्ट है 3 लाख का और कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 4 लाख, तो क्या होगा, वो 3 लाख का टेंडर को भर सकता है। यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस है, जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर है, उसको भी मौका मिलेगा कि एक पीडब्ल्यूडी या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का। तो हम लोग 5 नेसेसिटी समझे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंश्योरिंग फेयरनेस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि हम लोग को सब चीज़ डिपार्टमेंट को भी पता है प्लस कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है। क्वालिटी एंड एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस से हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, क्वालिटी भी वहाँ पे श्योर होगा, प्लस अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस और कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो हम लोग टेंडर समझे, नेसेसिटी ऑफ टेंडर समझे। देखो, अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ टेंडर, यानी कि टेंडर कितने तरह का हो सकता है। अगर झारखंड यूनिवर्सिटी का बात करें, जनरली इसमें 2 टेंडर को डिस्कस किया गया, एक लोकल एक ग्लोबल को। तो यहाँ पे भी स्लाइड में भी वही किया जा रहा है। ऐसे बहुत टाइप्स है टेंडर के, बट जनरली 2 टेंडर कंसिडर किया जाता है, एक लोकल टेंडर, एक ग्लोबल टेंडर। देखो, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में वर्ड्स को रिलेट करो, तो अगर लोकल को रिलेट करें तो ऐसा टेंडर जो कि स्पेसिफाइड एरिया में निकलेगा उसको क्या बोल देंगे, लोकल टेंडर। एंड अ टेंडर विच गोज ऑन ग्लोबली एंटायर द वर्ल्ड, दैट टेंडर विल बी नोन एज ग्लोबल टेंडर। देखो, सबसे पहला आता है हमारा लोकल टेंडर। अ टेंडरिंग प्रोसेस वेयर द इन्विटेशन फॉर बिड्स is typically restricted to suppliers or contractors within a specific geographical area or region। मान लो हम लोग धनबाद में, और धनबाद में एक टेंडर निकला, ठीक है, और वहाँ पे बोल दिया कि धनबाद एरिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है वो इस टेंडर को फिल कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लोकल टेंडर। यहाँ पे क्या हुआ, जियोग्राफिक एरिया और रीजन को स्पेसिफाइड कर दिया गया कि धनबाद के बाहर वाले कॉन्ट्रैक्टर इसको नहीं भर सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर धनबाद के रहने वाले हैं वही इस टेंडर को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल टेंडर, जहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया, एक लिमिट लगा दिया गया कि इसके बाहर वाले कॉन्ट्रैक्टर इंटर नहीं कर सकते। दिस इज ऑफन डन टू प्रायोरिटाइज लोकल बिजनेसेस और टू मैनेज द लॉजिस्टिक ऑफ अ प्रोजेक्ट मोर इफेक्टिवली विद इन अ डिफाइंड एरिया। देखो, इसका 2 एम है। लोकल टेंडर क्यों किया जाता है, एक तो जो इंसान उस एरिया में रह रहा है तो वो उस अकॉर्डिंग काम करेगा वहाँ पे, एक तो ये हो गया। लेकिन इससे भी मेजर जो एक एडवांटेज है, जो एक एम है, वो जो वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको मौका मिले। मान लो हम कोई टेंडर निकाल ली जिसमें पूरा ग्लोबली इनवाइट कर दिया, तो भैया ग्लोबल में तो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लोग आ जाएंगे। लेकिन जब लोकल टेंडर निकल रहा है तो क्या है कि धनबाद में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो वो सब में कॉम्पीट होगा और जिनका रेट अच्छा होगा। मान लो अगर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन वो लोग रेट अच्छा बीट किए तो टेंडर वो लोग को मिल जाएगा। इसीलिए ताकि छोटे छोटे बिजनेसेस को और बड़े बड़े बिजनेसेस को दोनों को मौका मिले विद इन अ एरिया, धनबाद एरिया में मौका मिले, इसलिए क्या होता है लोकल टेंडर। धनबाद इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कोई भी हो सकता है, देवघर हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया, उसको क्या बोलेंगे, लोकल टेंडर। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल टेंडर। Global tender, a procurement process where bids for goods, services or projects are invited from suppliers and contractors worldwide rather than just domestically। देखो, इसमें क्या होता है, ऐसे नहीं कि धनबाद में कोई काम चल रहा है, धनबाद में जैसा कि एक हमारा अपार्टमेंट बना है आपनो घर, तो ऐसा नहीं कि आपनो घर वहाँ पे बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ धनबाद एरिया के ही जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बुलाएंगे। इसमें क्या होगा, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड में टेंडर निकलेगा, कोई भी वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व भर में कोई भी उस टेंडर को भर सकता है
और वहाँ से वो लोग टेंडर को ले सकते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। यानी कि ये एक बड़े स्तर पे होता है, पूरे विश्व भर में होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल टेंडर। दिस अप्रोच इज टाइपिकली अडॉप्टेड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट डोमेस्टिक बाइडर्स, स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेड बाय लोकल सप्लायर्स। अब देखो ये क्यों होता है। लोकल टेंडर का तो हम लोग एम जान लिए कि वहाँ के जो लोकल जो स्मॉल बिजनेसेस है वो लोग को मौका मिले, लेकिन भैया ग्लोबल टेंडर क्यों आया। मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है और लोकल में जो भी टेंडर्स है उनके पास ना मशीनरीज है ना उतना एक्सपीरियंस है कि वो एक बड़े सारे प्रोजेक्ट को डील कर सके। तो अब क्या होगा, वहाँ उस एरिया में वो प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा क्या। हाँ, इसका मतलब तो वही हो गया कि उस एरिया में बड़ा प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या किया गया, उस एरिया में जो कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर्स कैन नॉट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ प्रोजेक्ट, इसीलिए क्या किया गया, ग्लोबल टेंडर निकाला गया कि विश्व भर में जो भी अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे एरिया पे आए, हमारे एरिया पे काम करें। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल टेंडर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंडर, लोकल टेंडर, ग्लोबल टेंडर। लोकल टेंडर स्पेसिफिक एरिया में काम होता है, स्पेसिफिक एरिया के कॉन्ट्रैक्टर्स ही वहाँ पे आ पाते हैं। ग्लोबल टेंडर में क्या होता है कि विश्व भर के कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे आके कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा आता है टेंडर नोटिस, एन ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग बिड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम पोटेंशियल सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर। देखो टेंडर हम लोग समझे थे क्या होता है। टेंडर एक इनविटेशन होता है, जैसे हम लोग शादी में देते हैं न्योता, वैसे ही एक इनविटेशन होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो टेंडर नोटिस क्या है, वही प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर निकला है उसका प्रचार कर देना, उसका प्रचार कर देना, अनाउंसमेंट कर देना पब्लिक में कि भैया ऐसा ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट निकला है, जो जो कॉन्ट्रैक्टर भरना चाहते भर दीजिए टेंडर को। वैसे अनाउंसमेंट को, वैसे प्रचार को क्या बोलेंगे, टेंडर नोटिस। इट्स अ की टूल इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज, यानी कि गवर्नमेंट जैसे कि पीडब्ल्यूडी में होता है, प्राइवेट एंटिटीज बात कर लो कोई प्राइवेट ओनर है उसका, एमिंग टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑफर। देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि हम लोग नेसेसिटी ऑफ टेंडर में बात किए थे, सबसे पहले है कि ट्रांसपेरेंसी आएगा, कंपटीशन होगा डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में सबसे बेस्ट का सिलेक्शन होगा, और वहाँ पे जो कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि जो सबसे कम रेट में करेगा, जो सबसे अच्छा काम करेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क इंश्योर होगा, क्वालिटी ऑफ टाइम इंश्योर होगा, उसको वहाँ पे काम दिया जाएगा। तो टेंडर नोटिस का ये हमारा एम होता है। एक टर्म आता है ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर नोटिस। अ टेंडर नोटिस अ पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग सप्लायर्स या फिर बोल कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिड ऑन अ प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर कोई प्रोजेक्ट नीड्स टू बी ड्राफ्टेड विथ क्लियर कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अट्रैक्ट क्वालिफाइड बाइडर्स। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि हम लोग ये तो समझ गए, लेकिन टेंडर ऐसा होना चाहिए, टेंडर ड्राफ्ट करने से भी पहले कुछ की टर्म्स है जो याद रखना पड़ेगा ओनर को या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेंडर निकाल रहा है, कि टेंडर एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसाइज इन्फॉर्मेशन उसमें होना चाहिए, और जो क्वालिफाइड बाइडर्स है, जो क्वालिफाइड कंट्रैक्टर्स है, वो उस टेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए। डैट मीन्स अगर टेंडर है 10 लाख का और 10 लाख का मार्केट में जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अट्रैक्ट होना चाहिए कि अरे भैया ये काम तुमको करना चाहिए, टेंडर निकला है 10 लाख का, हम भी 10 लाख का है, तो इस तरीके से अट्रैक्ट होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर। तो टेंडर का ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर नोटिस का कुछ कुछ कंडीशंस है। देखो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल ड्राफ्टिंग द टेंडर नोटिस, यानी कि टेंडर बनाने से पहले ओनर या डिपार्टमेंट के माइंड में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो प्रोजेक्ट कहाँ पे, वो प्रोजेक्ट का ओनर कौन है, कौन डिपार्टमेंट है, कौन करवा रहा है, ये सारा चीज़ उसमें प्रिसाइजली लिखा हुआ होना चाहिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को कब से लेके कब तक भर सकता है, ठीक है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन सा कागजात कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, टेंडर जब फिल कर रहा कौन कौन सा पेपर, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा, प्लस एलिजिबल कौन कौन हो सकता है इस टेंडर के लिए, कौन क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, किसका क्या लिमिट हो सकता है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क होना चाहिए, फाइनेंशियल डिटेल्स होना चाहिए, यानी कि कितना का प्रोजेक्ट है, कितना रुपया लगेगा, बिड सबमिशन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि कब से लेके कब तक सबमिट कर सकते हैं, या अगर कोई बिड कोई टेंडर को फिल कर रहा है तो उसका क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे वो फिल कर सकते हैं, कितना % अर्नेस्ट मनी लगेगा, वाट एवर, मतलब कि सारा इन्फॉर्मेशन उसमें
प्रिसाइज वे में लिखा हुआ होना चाहिए। एवोल्यूशन क्राइटेरिया होना चाहिए, किस बेसिस पे लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल क्लाउजेस यानी कि कुछ क्लाउजेस होता है कि आपका जो टाइम पीरियड है इतना होगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइबिलिटी पीरियड लेना पड़ेगा, वो सब। फिर आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जो टेंडर निकाले हैं जो ओनर है उनसे किस तरीके से कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जनरली यही सारे पॉइंट्स हैं ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर नोटिस के, जो हम लोग को या ओनर को माइंड में रखना पड़ता है टेंडर बनाने से पहले, ठीक है। अर्नेस्ट मनी, जिसको EMD या फिर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ए गुड फेथ डिपॉजिट, जिसको गुड फेथ डिपॉजिट भी बोला जाता है, इज ए रिफंडेबल मॉनिटरी डिपॉजिट रिक्वायर्ड फ्रॉम बाइडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इन टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सिंसियर इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट टू अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट और फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ अवॉर्डेड। देखो, हम लोग पहले समझे टेंडर क्या होता है, टेंडर नोटिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है। अब देखो, मान लो एक टेंडर निकला 20 लाख रुपए का, टेंडर नोटिस निकला, पूरे मार्केट में प्रचार किया गया उसका, ठीक है। वो प्रचार कॉन्ट्रैक्टर तक गया कि भैया 20 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट निकला, एक प्रोजेक्ट है। टेंडर देखा कि कॉन्ट्रैक्टर देखा कि हम उसको भर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, उस टेंडर को भर दिया। कॉन्ट्रैक्टर उस 20 लाख का टेंडर को भर रहा है, डैट मीन्स वो इंटरेस्टेड है टेंडर लेने के लिए, वो इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो क्या करेगा, वो जो एस्टिमेटेड अमाउंट है 20 लाख, उसका 2 से 5% जनरली ये हमारा टेंडर में मेंशन होगा, जो कि हम लोग ड्राफ्टिंग प्रोसेस समझे टेंडर का, उसमें मेंशन होगा हमारा। जनरली ये 2.5% होता है। तो क्या होगा, 20 लाख का 2.5% वो जो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को फिल करेगा, उस टेंडर फिल किया हुआ टेंडर के साथ में उतना रुपया को अटैच कर देगा। 2.5% ऑफ 20 लाख रुपीज़ वो क्या करेगा, टेंडर जो फिल किया हुआ टेंडर के साथ उतना रुपया को अटैच कर देगा और जमा कर देगा। यह कोई घूस नहीं है, ये कोई करप्शन नहीं है, ये इसको अर्नेस्ट मनी बोला जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर इच्छुक है वो काम को लेने के लिए, विलिंग है वो काम को लेने के लिए, तो वो क्या करेगा, टेंडर को भरा, उसके साथ में एक मनी डिपॉजिट कर दिया, इसको मॉनिटरी डिपॉजिट बोलते हैं, जो कि बाद में उसको अगर टेंडर नहीं मिलेगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अपना हाजिरी लगाने के लिए, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए कि सर आई एम हियर टू टेक द प्रोजेक्ट, आई एम हियर टू टेक द प्रोजेक्ट, अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए, अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए कि हम रेडी है सर, आप प्रोजेक्ट दीजिए, इसलिए वो क्या करता है, उतना परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड अमाउंट जमा कर देता है वहाँ पे। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्नेस्ट मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है, ठीक है। देखो, इसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि जनरली हम लोग आए दिन बहुत बार सुने होंगे, बैंक से कोई लोन ले रहा है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि ऋण में रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट में बात करें क्या होता है, अ फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइडेड बाय ए सक्सेसफुल बाइडर और कॉन्ट्रैक्टर टू द टेंडरिंग अथॉरिटी और क्लाइंट, इंश्योरिंग देयर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। It acts as a safeguard against non-performance, delays or breaches of the agreement, protecting the client from the potential financial risk. देखो क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। टेंडर निकला, टेंडर नोटिस निकला, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को भरा, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अर्नेस्ट मनी वो डिपॉजिट किया था, वो सेकेंडरी बात है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर अब मिल गया, अब कॉन्ट्रैक्टर से सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाएगा। जैसे बैंक में अगर आपको लोन दे रहा है तो लोन देने से पहले आपसे सिक्योरिटी कुछ लेगा, आपका ज़मीन का डीड पेपर, जिसको बोलते हैं डीड पेपर, रख सकता है, कोई आपका शॉप है उसको रख सकता है। तो सिक्योरिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे ओनर को फाइनेंशियल गारंटी देता है ताकि भैया हम आपका काम करेंगे, मान लो काम चल रहा, ठीक है। ओनर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया मटेरियल का, कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, मटेरियल गिराया ही नहीं, पैसा लेके भाग गया आधा काम को छोड़ के। अब इसमें क्या करेगा ओनर, भाई जो रोड बनवा रहा था उसको तो नुकसान ना हो गया। मान लो PWD रोड बनवा रहा है, ठीक है, टेंडर वगैरह निकाला, कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, अब वो रोड बनाते बनाते जैसे पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके भाग गया, तो
तो उसमें क्या कोई कर सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करते करते अगर बीच में छोड़ दे या डिले कर दे या फिर क्वालिटी गिरा दे मटेरियल का, तो ओनर के हाथ में एक हथियार रहता है जिसको हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही ले लिया होता है। तो समझ में आ गया सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो फाइनेंशियल गारंटी दिया जाता है अथॉरिटी को, ओनर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, अब हमारा आता है कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस। क्या होता है? An official correction or amendment made to a previously issued tender document after it has been published, serving to clarify ambiguities, correct errors, or update information that affect the bid, such as scope of work, eligibility criteria और deadlines। अब देखो, जैसे हम लोग estimation and costing में एक टाइप पढ़े थे, revised estimate। जब estimate का वैल्यू 5% से डेविएट कर जाता है, तुम लोग क्या इसका कॉन्सेप्ट लाते हैं, रिवाइज एस्टीमेट। वही चीज़ है कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस। मान लो टेंडर निकला, ठीक है, टेंडर निकला, मार्केट में हो गया एडवर्टाइजमेंट पूरा टेंडर नोटिस के थ्रू। अब बाद में पता चलता भैया उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर इन कर सकता है वो देना भूल गए, या फिर दिए वो गलत है। तो फिर क्या होगा, एक दूसरा टेंडर जो निकलता है, कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस, एक शीट निकलता है, एक ऑफिशियल नोटिस निकलता है जो कि पिछले टेंडर को करेक्ट करता है या फिर उसी टेंडर में सुधार करता है। वैसे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस। कोरिगेंडम वर्ड का ही मतलब होता है कि एक ऐसा शीट जो कि पहले निकाला हुआ शीट को सही करता है, करेक्ट करता है। वैसे शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिगेंडम। तो कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस क्या हो गया कि टेंडर नोटिस जो पिछले बार पहले निकला हुआ था उसको करेक्ट करता है, उसको करेक्ट करता है। मान लो स्कोप ऑफ वर्क छूट गया उसमें, उसको करेक्ट कर रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छूट गया उसमें, उसको करेक्ट कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस। वर्ड से इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, वर्ड से इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं ताकि हम लोग भूलेंगे नहीं। नीचे लिखा हुआ है कि इट्स नेसेसरी टूल्स टू इंश्योर फेयर एंड इफेक्टिव एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। यानी कि मान लो कोई हमसे गलती हो गया टेंडर में, तो कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस इसलिए निकाला जाता है कि कोई भी फेयर, मतलब कोई भी काम को फेयर वे में किया जा सके। कोई भी अगर गलती हो गया टेंडर में तो उसको सुधारा जा सके, जिससे कि कोई मिसकॉन्सेप्ट मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर के माइंड में नहीं हो सके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल है, वहाँ पे दे दिया गया है कि जिसका लिमिट 10 लाख तक का है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में जिसका लिमिट 8 लाख तक का वो भी आ सकता है। बाई मिस्टेक लिख दिया गया 10 लाख का, या फिर उस क्लास को क्लासिफाई कर दिया गया। तो क्या होगा, कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस निकलेगा, उसको एडिट किया जाएगा कि नहीं भैया जो 8 लाख तक का भी है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस टेंडर में आ सकता है। तो जनरली कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस क्यों निकाला जाता है, करेक्ट करने के लिए या उसमें बदलाव लाने के लिए जो कि पिछले बार पहले टेंडर निकल चुका है। ठीक है, तो ये होता है कोरिगेंडम टू टेंडर नोटिस।